गरीब सास बहू के घर अमीर का खाना। सज्जनपुर गांव में एक बेहद ही गरीब सास अपनी 3 बहू के साथ रहती थी। एक दुखद दुर्घटना में उसके तीनों बेटे चल बसे। ऐसे में पैसों की तंगी के चलते सास बहू का जीवन गरीबी में इस कदर गोते लगाने लगा कि वह दाने दाने पर मोहताज हो गई। उसी बीच लता को पता चला कि उसकी 3 बहुएं गर्भवती हैं, जिसके बाद बढ़ते बुढ़ापे में लता मेहनत मजदूरी करने को मजबूर हो गई। बेचारी सास बहू के दिन रात घनघोर गरीबी में कट रहे थे। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ भोर की बेला शुरू होती है। कुछ देर बीतने पर लता कहती है, क्या बात है बहू, भोर के 10 बजने को है फिर भी चूल्हा उदास है। माँ जी, राशन के सभी डिब्बे छूचे पड़े हैं, खाना बनाने को एक भी दाना नहीं है। तुम तीनों ने ये बात मुझे सवेरे क्यों नहीं बताई? गर्भावस्था में तुम तीनों का ज्यादा देर तक भूखा रहना भला नहीं। मैं कुछ बनाने को लाती हूँ। अपनी तीनों बहुओं को दिलासा देकर लता बनिए की दुकान पर आकर बोलती है, बब्बन, जरा जल्दी से 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे दो। ये सुनकर बनिया बोलता है, लगता है सामने लगा बोर्ड तुमने पढ़ा नहीं। अरे रे, मैंने भी ये कैसे बिसार दिया कि तुम तो गरीब गंवार हो। मैं बताता हूँ, बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा है, आज नकद कल उधार। इसलिए माफ करना लता मौसी, बब्बन बनिए ने अब से उधारी देना बंद कर दिया है। अरे बब्बन, ऐसा ना बोल। मेरी तीनों बहुएं पेट से हैं। एक तो गरीबी के कारण मैं उनके लिए पूरी पकवान नहीं बना पाती। ये रूखा सूखा खाकर वह जिंदा है। देखो मौसी, आज मैं तुम्हारा दुखड़ा सुनकर एक भी दाना नहीं देने वाला। अब तो बही खाता तुम सास बहू के उधार बाकी से भर चुका है। बब्बन, आज शाम को मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं सारा बकाया चुकता कर दूंगी। अभी मुझे थोड़ा राशन दे दे। अरे रे, अंधे के बेड़ा पर रोना धोना न लगाओ। ये लो पाव भर चावल, अब इसे एक दाना भी ज्यादा नहीं दूंगा। लता उस चावल को लेकर घर आती है, जिसे देखकर बहुएं बोलती हैं, क्या हुआ माँ जी, बनिए ने इतने से चावल दिए? नहीं बहू, वो क्या है ना, बनिए के पास चावल की बोरी खत्म हो गई है, यही बचा कुचा था सो मैं ले आई। लता उन चावलों को बनाकर चावल के सालान के साथ अपनी बहुओं को परोसते हुए कहती है, इन पाव भर चावल में तुम तीनों की भरसक भूख भी नहीं मिट सकती। अपनी गरीब सास को माफ कर देना बहू। इस गर्भावस्था में भी मैं तुम तीनों को अच्छा खाना मुहैया नहीं करा पा रही, बल्कि ये रूखा सूखा खिला रही हूँ। माँ जी, ये क्या कम है कि इस बढ़ते बुढ़ापे में आप हम तीनों बहुओं का बोझ उठा रही हैं? हाँ सासू माँ, जिस बढ़ती उम्र में आपको सेवा बाड़ी की सख्त जरूरत है, आप हम बहुओं के खातिर मेहनत मजदूरी कर रही हैं। भूख में तो सूखी रोटी भी मीठी लगती है। अच्छा, अब तुम तीनों आराम करो, मैं काम पर जा रही हूँ, सांझ तक आ जाऊंगी। इतना बोलकर बूढ़ी लता काम की ओर अग्रसर हो जाती है। वह ईंटों की भट्टी में काम करती थी। भट्टी का मालिक स्वराज था, जो एक दरियादिल इंसान था, मगर वो कथन तो आप सभी ने सुना होगा, बगैर काम के कोई दाम नहीं देता। भट्टी पर आने के साथ ही लता काम पर जुट जाती है। तभी देर सांझ उसे काम करते देख स्वराज कहता है, सभी मजदूर शाम होते ही अपनी मजदूरी लेकर घर जा चुके हैं, मगर तुम निस दिन देर रात तक धधकती भट्टी में काम करती हो। सेठ जी, मेरी तीनों बहुएं गर्भवती हैं। ऐसे में मुझ गरीब सास के पास इतना पैसा नहीं कि मैं उन्हें किसी रोज अच्छा खाना खिला सकूं। इन दिनों में भी बेचारी मेरी बहुएं रूखा सूखा खाकर इस वजह से वह झूठी मुस्कान देती हैं, ताकि मुझ बुढ़िया को बुरा ना लगे। लता, आज तुम्हारी बहू बढ़िया खाना जरूर खाएंगे। आज महीने का आखिरी दिन है। ये रही तुम्हारी महीने भर की पगार, पूरे 5,000। और जो कि तुम देर रात तक काम करती, उसके खातिर ये 2,000 अलग से। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, आज मैं अपनी बहुओं को इन पैसों से अच्छा खाना खिला सकूंगी। लता पैसे लेकर घर चल देती है। तभी सुनसान डगर पर खड़ी एक गर्भवती भिखारिन कहती है, काकी, कुछ खाने को दे दो, मुझ भिखारन पर तरस खाओ। मैं गर्भवती हूँ, 2 दिन से भूखी हूँ। उस भिखारिन को भूख से छचनता देखकर लता भाव विभोर हो जाती है। अचानक उसे उस भिखारिन के भेष में अपनी बहुएं दिखाई पड़ जाती हैं, जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सुनो बेटी, तुम रो मत, ये कुछ पैसे रख लो, इससे कुछ खरीद कर खा लेना। अगर मेरे बूढ़े कंधे पर 3-3 बहुओं का बोझ ना होता तो मैं सारे पैसे तुम्हें दे देती। अरे काकी माँ, ये तो आपका बड़प्पन है, जो आपने एक ही पलचिन में बिना कुछ सोचे ये 500 रुपए मुझे दे दिए, वरना मक्खर रईस लोगों के जेब से तो हम जैसे गरीब के लिए एक पाई भी नहीं निकलती। बची कुची पैसे लेकर लता अपने घर की ओर बढ़ जाती है। तभी उसके हाथ में पैसे देखकर 2 गुंडे उसे घेर लेते हैं। अरे बुढ़िया, ये गड्डी हमें दे दे।
नहीं, ऐसा मत करो। मैंने महीने के 30 दिन हड्डियां तोड़कर बड़ी मुश्किल से ये पैसे जोड़े हैं। इन पैसों से मैं अपनी गर्भवती बहुओं को अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। गुंडे चाकू की नोक पर पैसे छीनकर चक्कर हो जाते हैं। बेचारी सास अपनी आस को चूर चूर होते देखकर बहुत दुखी होती है और रोते बिलखते हुए घर आती है। क्यों सासू माँ, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं, जैसे आप खूब रोई हो? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं बहू, मैं भला क्यों रोऊंगी। माँ जी, आपकी सूजी हुई आंखें सोझे तौर से बयान कर रही हैं। आपको हमारी कसम, बताइए क्या हुआ है? गरीब सास रोते बिलखते हुए अपनी बहुओं को सारी बात बताती है। बहू, तकरीबन 1 महीने से मैं देर रात भट्टी पर काम कर रही थी ताकि 4 पैसे जोड़ बटोर कर तुम बहुओं को अच्छा खाना खिला सकूं, मगर वो पैसे मुझसे छीन गए। माँ जी, जो हुआ उसे बिसार दीजिए, समझ लीजिए कि वो पैसे आपके भाग्य में नहीं थे। हाँ माँ जी, वैसे भी हम बहुएं खाना खाकर बोर हो गई हैं और आज तो हमारा पेट भी कुछ भारी सा है। भूख से बिलबिलाने के बावजूद भी गरीब गर्भवती बहुएं साफ तौर से खाना खाने को मना कर देती हैं, मगर लता अपनी बहुओं की भूख को भांप जाती है। भूख के मारे लता का चेहरा कुम्हला चुका था, मगर उसका कलेजा सिर्फ अपनी बहुओं के लिए कचोट रहा था। किसे पता था कि एकाएक वहाँ जो होने वाला था वह सबसे अलग था। अचानक एक देवी जी जो सर से पांव तक शोभायमान वस्त्र पहने हुए थी, उस देवी के चेहरे पर एक बड़ा तेज था, जिसे देखकर सास बहू कहती हैं, हे देवी, आप कौन है? मैं देवी अन्नपूर्णा हूँ। अक्सर पेट की आग बुझाने के लिए व्यक्ति ऐसे डगर पर निकल पड़ता है जिसका अंजाम बेहद बुरा होता है, मगर इस घनघोर गरीबी के बावजूद भी तुम सास बहू ने ईश्वर पर दोष नहीं लगाया, ना ही इन कश्ती में कुड़कुड़ाहट को। इसलिए मेरा मन तुम सास बहू से गदगद हो उठा है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर गरीब सास बहू एक ही सुर शब्द में बोल पड़ती हैं, हम सास बहू एक बार अच्छा खाना खाना चाहती हैं। ये सुनकर मां अन्नपूर्णा के दाहिने हाथ से 56 भोग से भरी पूरी थाली उनके सामने आ जाती है, जिसे सास बहू ललचाई नजरों से देखती हैं। खाना प्रारंभ करो प्रियो। सास बहू उस खाने को खाकर बेहद खुश होती हैं और कहती हैं, शुक्रिया मां अन्नपूर्णा, एक लंबे अरसे बाद हम गरीब सास बहू ने आपकी बदौलत अच्छा खाना खाया है। लता, अब तुम सास बहू को ये स्वादिष्ट खाना निष्दिन मिलेगा। तुम्हारे खाने खजाने का खत्ता सदा भरा रहेगा। जैसे ही मां अन्नपूर्णा गायब होती है, उनके पैरों के छाप सोने के सैकड़ों सिक्कों में बदल जाते हैं, जिन्हें बेचकर गरीब सास बहू का सुकड़ा सफर को सुनहरा शीर्ष मिल जाता है। आज सास बहू के घर प्रत्येक दिन रईसों सा खाना बनता है। बावजूद इसके वह कभी बासी खाने को कूड़े का कौर नहीं बनने देती। साथ ही अक्सर गरीब बस्तियों में जाकर लोगों को सप्ताह में अच्छा खाना मुहैया कराती थी। कुम्हार गरीब बहू। शाम का समय था। चारों तरफ गर्म माहौल, सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। भूमि अपनी सास निर्मला के कंधे पर सर रखकर बहुत बुरी तरह रो रही थी। उसके सामने उसके पति रवि की चिता जल रही थी। एक दुर्घटना के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई थी। भूमि का पति एक कुम्हार था और वह बहुत गरीब लोग थे। उसके पति के मरने के बाद उसकी सास निर्मला और उसके बेटे की जिम्मेदारी भूमि के सर आ गई थी। रवि का अंतिम संस्कार करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं निर्मला भूमि के साथ अपने घर लौट आती है। तभी निर्मला भूमि से कहती है, बहू, अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा हो गया है। माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो? अगर रवि जी इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं और मेरा बेटा तो आपके साथ हैं। बिना आदमी के जीवन सरल नहीं है बहू, तुझे मैं कैसे समझाऊं? माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? रवि जी की सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। उस रात भूमि अपने घर में खाना बनाकर अपनी सास और अपने बेटे को खाना खिला देती है और सो जाती है। अगले दिन सवेरे होते ही वह अपने घर के सभी कामों को निपटाकर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देती है और अगले दिन बर्तनों को बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है। बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, प्यारे प्यारे बर्तन। अरे सुनो जरा, मुझे 2 मिट्टी के प्याले तो देना जरा। ये लीजिए आपके मिट्टी के प्याले। लाओ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। धीरे धीरे उसका काम चलने लगता है। अब वह मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ गुलदस्ते, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी से बने हुए गमले बनाकर बेचना भी शुरू कर देती है। नई नई चीजें गांव वाले खरीदने लगते हैं, लेकिन समय के साथ साथ गांव में भी शहर जैसी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते भूमि के मिट्टी के बर्तन बिकने कम हो जाते हैं। एक रोज, बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बने हुए प्यारे प्यारे बर्तन।
उस दिन भूमि को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी बर्तन नहीं बिक पाता और ना ही एक भी मिट्टी से बना हुआ खिलौना बिक पाता। जिसके बाद वह अपने सभी बर्तनों को टोकरी में भरकर अपने सर पर रख लेती है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते एक बहुत तेजी से कार आती है। भूमि की उस कार से टक्कर होने वाली होती है। इतने में कार में बैठा आदमी जोर से ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से भूमि के सभी बर्तन जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। तभी भूमि गुस्से से कहती है, अरे ओ बाबूजी, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं पड़ता? हर इतनी बड़ी औरत चलते हुए रास्ते पर दिखाई नहीं दी तुम्हें? तभी कार के अंदर से एक पृथ्वी नाम का लड़का निकलकर बाहर आता है, जो भूमि को देखकर उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। अरे अंधे के साथ बहरे भी हो क्या? मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? ओहो, मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी एक गलती की वजह से देखो मेरा कितना नुकसान हो गया। भूमि के इतने सारे मिट्टी के बर्तनों को टूटा हुआ देख पृथ्वी अपनी जेब से पैसे निकालकर भूमि को पकड़ाने लगता है, लेकिन तभी भूमि कहती है, अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत करके दोबारा से इन मिट्टी के बर्तनों को बना लूंगी। इतना कहकर भूमि वहाँ से निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ भूमि पृथ्वी के दिल और दिमाग में जगह बना चुकी थी। जिसके बाद पृथ्वी अपने पिता दुर्योधन के घर पहुँचता है, जो कि गाँव के मुखिया थे। अरे वाह बेटा, आ गए तुम। तुम्हें देखकर तो दिल को सुकून मिला है। दुर्योधन अपने बेटे पृथ्वी से खूब सारी बातें करता है, जिसके बाद वो लोग खाना खाकर रात के समय सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी भूमि को उसके मिट्टी के बर्तन टूटने की वजह से रात के समय मेहनत करनी पड़ जाती है। वह पूरी रात मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाती रहती है। अगले दिन जब भूमि बाजार में मिट्टी के बर्तन बेच रही होती है, तब वहाँ पृथ्वी घूमता हुआ पहुँच जाता है। जैसे ही उसकी नजर भूमि के ऊपर पड़ती है, वह उसे छुप कर देखने लगता है। अरे बहन जी, यहाँ आओ, यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन हैं। इतने अच्छे बर्तन आपने कहीं नहीं देखे होंगे। भूमि काफी देर से अपने मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके मिट्टी के बर्तन नहीं लेता। जिसके बाद वह मायूस होकर चुपचाप बैठ जाती है। पृथ्वी ये सब चुप कर देख रहा होता है। जिसके बाद वह उसकी दुकान में आता है। अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। एक रात में तुमने इतने सारे बर्तन बना भी लिए, और देखो तो ये छोटे छोटे गमले कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या मैं इन्हें खरीद सकता हूँ? मेरे मिट्टी के बर्तनों को छूना भी मत। मैं तुम्हें अपने बर्तन नहीं बेचना चाहती हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ। लेकिन मुझे तो ये सारे बहुत पसंद है, पर मैं ये सभी खरीदना चाहता हूँ। बताओ क्या कीमत है इनकी? अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर मुझ पर एहसान करोगे, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझे तुम? मुझे तुम्हें अपना एक भी बर्तन नहीं बेचना। जाओ यहाँ से, चले जाओ। भूमि की ये बात सुनकर पृथ्वी कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह अपने नौकर को भेजकर भूमि के सभी बर्तन खरीद लेता है। ये बात भूमि को पता नहीं चलती, क्योंकि भूमि इस बात से अनजान थी कि पृथ्वी उसी के गांव के मुखिया का बेटा है। अब रोज रोज पृथ्वी किसी न किसी बहाने से भूमि को देखने के लिए उस बाजार में घूमना शुरू कर देता है। ये बात भूमि को समझने में देर नहीं लगती, लेकिन फिर भी वह उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान देती है। पृथ्वी भूमि से प्यार करने लगता है। ये बात मुखिया का एक नौकर कालू जाकर मुखिया से कह देता है। अरे मालिक, ये अंदर की बात है। छोटे साहब जी उस विधवा के चक्कर में पागल होते जा रहे हैं। वो उससे प्यार करते हैं। ये सुनकर मुखिया को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वह शाम को अपने बेटे के आने का इंतजार करता रहता है। जैसे ही पृथ्वी घर पहुंचता है, दुर्योधन उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। क्या तुम गाँव की किसी विधवा औरत के पीछे पागल हो रहे हो? क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर पृथ्वी एक बार भी संकोच नहीं करता और अपने पिता को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। जिसे सुनकर दुर्योधन कहता है, एक विधवा औरत से तुम प्यार कैसे कर सकते हो? मैं एक विधवा को अपने घर की बहू हरगिज नहीं मान सकता। इतना कहकर दुर्योधन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दुर्योधन भूमि का पता लगाता है और उसका जीना हराम कर देता है। जहाँ से भूमि मिट्टी लेकर आया करती थी, वह खेत मुखिया का ही होता है, जिसकी वजह से बेचारी भूमि मिट्टी नहीं ले पाती और उसे मिट्टी लेने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। वहीं धीरे धीरे उसकी रोजमर्रा की कमाई भी मर जाती है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। भूमि अपनी सास से, माँ जी, अगर इसी प्रकार से सब कुछ चलता रहा तो हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? चिंता मत कर बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रख। भूमि के मिट्टी के बर्तन बिकने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में केवल एक ही समय का खाना बन पाता है। तभी एक दिन भूमि को ये पता चलता है कि पृथ्वी मुखिया का बेटा है। जिसके बाद उसे पृथ्वी के बारे में एक गलतफहमी हो जाती है और वह सीधा पृथ्वी से कहती है, तो अब मुझे पता चला तुम मुखिया के बेटे हो और इसी वजह से तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे इंसान हैं और तुम इतने खुदगर्ज। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भूमि के मुंह से इतना कड़वा सुनकर पृथ्वी बहुत हैरान रह जाता है।
जिसके बाद पृथ्वी को ये समझने में देरी नहीं लगती कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे कैसे इंसान हो आप? क्या आपको अपने बेटे की खुशी पसंद नहीं? एक बाप होकर आपने अपने बेटे के साथ ऐसा किया? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आपका गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। पृथ्वी की ये बात सुनकर दुर्योधन को उसकी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वह सीधा भूमि के घर जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। जिसके बाद वह भूमि का हाथ अपने बेटे पृथ्वी के लिए मांग लेता है। भूमि पृथ्वी की अच्छाइयाँ देखकर उससे शादी कर लेती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है। लालची पाव भाजी वाली सास बहू। बच्चे बूढ़े सबकी पसंद पिंटू के पाव भाजी। आओ भैया खाओ मसालेदार गर्मा गर्म पाव भाजी। बाजार के बीचों बीच पिंटू अपने पाव भाजी का ठेला लगाए खड़ा था, जहाँ से गुजरने वाली सत्यवती और बिंदु नामक दो सास बहू आपस में बात करती हैं। देख लो सासू माँ, लोगों में पाव भाजी खाने की इतनी होड़ मची है कि सैकड़ों लोग इसे घेरे खड़े हैं। ये पिंटू पाव भाजी वाला अच्छे नोट छापता है। बहू तभी तो इस पाव भाजी के भरसक कमाई भर से चौरस घर बार बना चुका है। और तो और माँ जी, बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। बात करते हुए दोनों सास बहू घर आती हैं, जहाँ महेंद्र की गोदी में बैठा 7 साल का चिंटू पूछता है, माँ, दादी माँ, आप दोनों मेरे लिए बाजार से क्या लाए हो? तेरे लिए घुइयां और कद्दू लाए हैं, ले रख ले इसे अपने पेट के पिटारे में। अरे भगवान, भला अपने बच्चे के साथ कोई ऐसे बेरुखी से पेश आता है क्या? ये सुनकर बिंदु रोने का स्वैंग रचते हुए कहती है, तो क्या करूं? सारे सुरेनमनपुर गांव में मुझे जितनी बेबस माँ कोई नहीं होगी। अपने बच्चे को एक पाई की चॉकलेट भी नहीं ला सकती। तुम नाप तोल कर पैसे जो देते हो। तुम्हारे हटीले स्वभाव से उकता गया हूँ मैं बिंदु। मेरी जितनी आमदनी होगी उसी के अनुसार तो घर खर्च दूंगा। चोरी डकैती करने तो नहीं जाऊंगा ना। बेटा, तेरे बाबूजी को स्वर्ग सिधारे इतना वक्त बीत गया, मगर इतने बरस बावजूद तेरी पगार 5,000 के पार नहीं पहुंची। इसीलिए हम सास बहू ने तय किया है कि हम कुछ पैसे लगाकर पाव भाजी बनाकर बेचेंगे। सत्यवती अपने जेवर बेचकर जुड़ी हुई जमा पूंजी से पाव भाजी का सामान खरीदती है। भोर सवेर दोनों पाव भाजी बनाकर ठेले पर लादे उन्हें बेचने बाजार आती हैं। आओ भैया आओ, भुजाई आओ और खाओ ताजे गर्मा गर्म पाव भाजी। कुछ देर बाद, माँ जी, एक सवेर से हम सास बहू बाजार में अपने ठेले के साथ धरना दिए हुए हैं, मगर अब तक न एक ग्राहक आया न बोनी बट्टा हुआ। अरे बहू, इस बुए पिंटू पाव भाजी वाले के चलते हमारा धंधा मंदा है। देख ले, सवेरे इसका ठेला पाव भाजी से ठक्कम ठेल भरा हुआ था और देर दोपहर सब सफाचट हो गई। सासू माँ, शायद हमको अपनी पाव भाजी का सस्ता शुल्क करना होगा, तभी हम सास बहू के बनाए पाव भाजी की बिक्री होगी। फिर क्या था, स्वार्थी सत्यवती जोरों शोरों से पाव भाजी की प्रदर्शनी करने लगती है। अरे आओ और खाओ, एकदम सस्ते शुल्क में ताजे मुलायम पाव, दमदार मसालेदार भाजी के साथ। सारे ग्राहक पिंटू के ठेले को छोड़ सास बहू के ठेले पर जम जाते हैं। जहां बहू पाव भाजी बनाती तो सास ग्राहकों के बीच परोसती। देख बहू, सांझ ढलाई, अब हम दोनों को घर की ओर अग्रसर होना चाहिए। हाँ सासू माँ, चिंटू भी हमारी बात जो रहा होगा। घर आने पर दोनों सास बहू अपनी पहली कमाई के पैसे को गिनती हैं। सासू माँ, पहले ही दिन हम सास बहू ने पाव भाजी से बहुतायत कमाई की। सो तो है बहू, मगर हमने पाव भाजी बनाने में लागत भी तो ऊंची दर की झोंकी थी। सासू माँ, अगर हम चाहें तो लागत की दर बेहद सीमित हो सकती है। जैसे हम ताजी हरी सब्जियों की बजाय कम कीमत की सब्जियां खरीदकर भाजी तैयार करें और पाव बनाने में महज मैदा नहीं बल्कि उसमें आधा आटा इस्तेमाल करेंगे तो इससे लागत अल्प मात्रा में लगेगा। लालची सास बहू थोड़ी कमाई से संतुष्ट नहीं रही, इसलिए अब वह दोष युक्त सामग्री से मिलावटी पाव भाजी बनाने लगी। पाव भाजी खा लो भैया, पाव भाजी। सास बहू ने बनाया सस्ता किफायती मजेदार मसालेदार पाव भाजी, खाओ खाओ। सत्यवती की आवाज सुनकर सुब्रमण्यु नामक एक शख्स वहां आकर कहता है, अयो पाव भाजी की प्लेट कितने की देती जी? चाचा, एक पाव भाजी की प्लेट मात्र 50 रुपए में है, जिसमें 4 बड़े पाव, 1 कटोरी भरी पूरी भाजी, साथ ही मक्खन की टिकिया शामिल है। अयो रामा, आज के दौर में 50 रुपया में इतना कुछ मिलेंगे? अयो रामा, जल्दी से 2 बड़े बड़े प्लेट लगा दो। बिंदु फौरन ही पाव भाजी से सजी धजी प्लेट सुब्रमण्यु के सामने परोसती है। भोला भाला सुब्रमण्यु स्वाद स्वाद में पाव भाजी की एक प्लेट तो खत्म कर जाता है, मगर उसी के साथ उसके पेट में हलचल होने लगती है।
अयो रामा, हमारे पेट में गड़गड़ होता जी। अरे भाई, गरम गरम पाव भाजी खा रहे हो, इसीलिए पेट में थोड़ी परेशानी हो रही है। भोला भाला सुब्रमण्यु सत्यवती की मिथ्यपूर्ण बात से सहमत हो जाता है और जैसे तैसे पूरी पाव भाजी खत्म करके सास बहू को पैसे चुकता करके चला जाता है। अरे वाह सासू माँ, आप तो बड़ी सयानी निकली। इस पोपटलाल ग्राहक के सामने पाव भाजी की जबरदस्त टिप्पणी की। पैसे कमाने की होड़ में लालची सास बहू अपना स्वार्थ साधने के लिए पाव भाजी के सस्ते शुल्क से उपभोक्ताओं पर निशाना साधते। ग्राहक भी बड़े चाव से उनके ठेले पर आके दोषपूर्ण पाव भाजी खाते और अगले दिन बीमारी का बिस्तर उन्हें अपनी जकड़ में ले लेता। ये सिलसिला यूं ही चलता गया। एक दिन प्रियांशी अपनी सहेलियों के साथ उनके पास आती है। आंटी, जरा जल्दी से 4 प्लेट पाव भाजी लगा दो। हाँ जरूर बेटिया। दोनों सास बहू झटपट से 4 प्लेट पाव भाजी लगाकर उन्हें खाने को देती हैं। जैसे ही प्रियांशी पाव भाजी का पहला कौर खाती है, बुरा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, याक आंटी, इस भाजी के भीतर से बेतहाशा बदबू आ रही है, जैसे सब्जियों की सड़न की दुर्गंध आती है। और ये पाव भी पूरे तौर से ताज़ा नहीं है। प्रियांशी के मुंह से पाव भाजी के प्रति नुशक निकलता देख सास बहू का चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ जाता है। तभी बिंदु बात को बदलते हुए कहती है, मेम साहब, जरूर आपके मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, इसीलिए आपको स्वाद का सही तौर से पता नहीं चल पा रहा, वरना ग्राहक तो पेट भर के पाव भाजी खाते हैं। हाँ बेटी, हम सास बहू बड़े सफाई से पाव भाजी बनाते हैं। हमारे ठेले के पाव भाजी के आगे तो 5 सितारा होटल के व्यंजन भी फीके हैं। पढ़ी लिखी प्रियांशी भी चालाक सास बहू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। हर एक गुजरते दिन के साथ समय सप्ताहों में शुमार हो जाता है। एक दिन जब सास बहू देर रात पाव भाजी बेच कर घर आती हैं, तो पिंटू पाव भाजी वाला पहले ही उनके घर में बैठा होता है। अरे ओ मुए, ये क्या घुसपैठिए की नाई हमारे घर में घुसा बैठा है। माँ, पिंटू ने मुझे आपके पाव भाजी का पुख्ता प्रमाण दे दिया है। आप दोनों सास बहू भोले भाले ग्राहकों के साथ सरासर धोखाधड़ी कर रही हैं। अरे महेंद्र, इस पाव भाजी वाले की तौर तरकीब तू नहीं समझेगा। ये हम सास बहू की कमाई से कुड़ता है। माता जी, आप दोनों ने पहले ही मेरे पेट पर लात मार दी, मगर मैंने उल्हाना नहीं दी। मगर ये सवाल ग्राहकों की सेहत का है। हाँ, हमें ये सच्चाई खराई का पाठ मत पढ़ाओ। दोनों सास बहू बहसबाजी करने लगती हैं। तभी चिंटू अपना पेट पकड़कर जोरों शोरों से करहाता है, माँ, मेरा पेट। इसी के साथ चिंटू मितली करता है। सभी घबराकर उसे अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर घंटों जांच पड़ताल करके कहते हैं, देखिए, जांच से मूल्यांकन मिला है, बच्चे के भोजन नलिका में पाव भाजी के मैदे के कण चिपके हैं। बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुआ है। डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा। हम तो भरसक कोशिश कर सकते हैं, हम भगवान पर भरोसा रखिए। डॉक्टर के जाते ही गुस्से से मंदा महेंद्र कहता है, आप दोनों के किए की कटनी अब मेरे बेटे को काटनी पड़ रही है। 2 घंटे बाद खतरा टल गया है, आप चिंटू से मिल सकते हैं। दोनों सास बहू चिंटू के पास आती हैं। चिंटू, तू चोरी छिपे पाव भाजी खाता था, सच बता। हाँ दादी माँ, रोजाना रात को जो बचा कुचा पाव भाजी आप दोनों घर लाते थे, मैं उन्हें छुपा कर खाया करता था। सॉरी दादी। इस घटना के बाद सास बहू को सबक मिलता है। माँ जी, हमने पैसे के लालच में अंधा होकर केवल अपना स्वार्थ साधा। बहू, चाहे अब हमारे दुकान से हम 1 पाई ही क्यों न कमाए, मगर ईमानदारी से कमा लेंगे, क्योंकि बेईमानी के 10 से ईमानदारी का 1 रुपया बेहतर है। अगले दिन से दोनों सास बहू पूर्णतया बेहतर पाव भाजी बनाने लगती हैं। ईमानदारी की कमाई से माँ अन्नपूर्णा ने उन्हें बड़ी बरकत बख्शी, जिससे उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर देखना ना पड़ा। राजा की 3 जादुई काली बेटी। रुक जाओ तुम तीनों रानियों, कहाँ तक भागोगी? हमें अपनी गति को और बढ़ाना होगा। पूरी प्रजा हमारे प्राण लेने की आतुरता में पीछे चली आ रही है। मगधीरा साम्राज्य की पूरी प्रजा राजा हरिश्चंद्र की 3 काली बेटियों रानी सुकन्या, संयोगिता और अपराजिता के प्राण लेने के पीछे पड़ी थी। अचानक पत्थर से ठेस लगने के चलते तीनों रानियां वहीं गिर जाती हैं। तभी प्रजा मशाल के साथ उनकी ओर बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारा ये काला रंग हमारे राज्य के लिए ग्रहण बन गया है, इसलिए आज राजा की काली बेटियों का जीवन बूझकर ही इस राज्य की दशा बदलेगी। ठहर जाइए, हमारे प्राण लेकर आपको क्या हासिल होगा? क्या आप नहीं जानते, जो किसी निर्दोष के प्राण लेता है वह पाप का भागीदार बनता है। रानियों के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद गढ़ के लोग उन्हें मशाल की धधकती आग में झोंक देते हैं और राजा की काली बेटियां बिलखते हुए कहती हैं, संयोगिता, अपराजिता, हमारा शरीर जलना शुरू हो गया है। कुछ ही पल क्षण में हम ढेर हो जाएंगे। शायद यही हमारे सांवले स्वरूप की सजा है।
वैसे भी हमारा काला रूप पिताश्री की कुड़न का कारण था। हमारा खाक हो जाना ही बेहतर है। जैसे ही तीनों काली रानी बहनों के आंसू की बूंद आग में समाती है, आग पूरे तौर से बुझ जाती है। तभी आसमान में ढल रहे सूरज की सुनहरी किरण तीनों रानियों के काले चेहरे पर पड़ती है। उनका चेहरा दूधिया रंग में चमकने दमकने लगता है। ये कैसे हुआ? हमारा काला रंग सुंदरता में कैसे बदल गया? हाँ, आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे? तीनों रानी ऐसा सोच रही होती हैं कि तभी रथ पर सवार उनके पिता राजा हरिश्चंद्र वहाँ आकर कहते हैं, मैं बताता हूँ। दरअसल आप तीनों बेटियों का सांवला स्वरूप एक श्राप का असर था। कैसा श्राप पिताश्री? 18 बरस पहले की बात है। तब तुम तीनों बहनों का जन्म हो चुका था। चंद्रिका, तुमने मुझे चांद जैसी 3 बेटियां तोहफे में दी हैं। मेरी तीनों बेटियों के चमकते चेहरे के तेज से पूरा महल जगमग होता देखकर मुझे बेहद हर्ष होता है। तो फिर आपने मेरी तीनों पुत्रियों को कोई तोहफा क्यों नहीं दिया महाराज? महारानी चंद्रिका, मेरी बिटिया बेहद खूबसूरत है, इसलिए उनका तोहफा बेशकीमती होगा। मैं शिकार साधने जा रहा हूँ, लौटते वक्त इनका तोहफा साथ लेकर आऊंगा। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल आते हैं, जहाँ एक खूबसूरत हिरण झरने से पानी पी रहा था। ये तो कस्तूरबा हिरण है, जो अपने खुशबू के लिए जाना जाता है। मिल गया मुझे तोहफा। इस हिरण का शिकार साध कर मैं इसके खुशबू से बना इत्र अपनी बेटियों को भेंट में दूंगा। इसी सोच से राजा हिरण पर बेशुमार बाण चलाता है, जिससे हिरण लहूलुहान होकर कहता है, ए दुष्ट राजा, तुमने बाण से मेरे प्राण लिए। अरे, ये हिरण बोल कैसे रहा है? मैं एक मायावी मृग हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तो अपनी रूपवती बेटियों को तुम्हारी खुशबू से बना इत्र भेंट करना चाहता था, इसलिए भूल से मैंने तुम्हें भेदा। तुम एक सूक्ष्म सुगंध के लिए मेरे प्राण के खोजी ठहरे हो। तुम्हारे बाण से मेरे प्राण नाश होने को है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी तीनों बेटियों की सुंदरता काली काया में बदल जाएगी और पूरी प्रजा तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का तिरस्कार करेगी। हे हिरण, मेरी पाप की सजा का ये श्राप मेरी बेटियों को मत दो। ये एक तपस्वी राजा की नहीं बल्कि एक पिता की गुहार है। हे राजन, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, मगर जिस वर्ष तुम्हारी तीनों बेटियां 18 बरस की होंगी, उनकी काली सूरत की काया पलट हो जाएगी। इतना ही नहीं, उन तीनों रानियों की जादुई जुबान से जो कुछ निकलेगा वो पूरा हो जाएगा। हिरण की मृत्यु के साथ ही श्राप का असर शुरू हो जाता है। राजा की तीनों बेटियां सर से पांव तक काली हो जाती हैं। समय गुजरता है, धीरे धीरे साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगता है। अब 10 साल बीत गए हैं। एक दिन तीनों काली रानी राजा से कहती हैं, पिताश्री, जन्म वर्ष से हम तीनों बहनों ने महल से बाहर कदम नहीं धरे। हम भी आपकी भांति भ्रमण करना चाहते हैं। मेरी प्यारी पुत्रियों, तुम तीनों महल से बाहर नहीं जा सकती। पर क्यों पिताश्री? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी जन मेरी बेटियों के काले रंग का ठट्ठा उड़ाए। पिताश्री, जमाने के खौफ से हम जीवन जीना तो नहीं छोड़ सकते। अब ईश्वर ने हम बहनों को काले सांचे में ढाला है, तो इसमें हमारा क्या कसूर? आप ही तो कहते हैं ना, भागने की बजाय भय का सामना करना चाहिए। अपनी काली बेटियों का कथन सुनकर राजा उन्हें रथ पर सवार करके नगर में पहुंचते हैं, जहां लोग राजा की काली बेटियों को देखकर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। अरे देख भाई, राजा के संग 3 काली तितलियां। अरे, इन तीनों की काली काया शूद्र के समान है। इससे पहले कि प्रजा की बातें मेरी बेटियों के मन को भेद डालें, मुझे महल लौटना होगा। राजा अपनी काली बेटियों को बुरी बातों से बचाने के लिए महल ले आते हैं। गुजरते समय के साथ गढ़ के लोगों के बीच राजा की काली बेटियों के लिए रोष भरने लगता है और आखिरकार वो वक्त आ जाता है जब राजा की बिटिया 18 साल की हो जाती है। पिताश्री, हम तीनों शिव दर्शन को जा रही हैं। सांझ की बेला तक लौट आएंगी। ठीक है मेरी राजकुमारियां, जाइए। तीनों रानी दर्शन को चली जाती हैं, मगर किसे खबर थी कि गढ़ के लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र का जाल बुन रहे थे। जब से राजा के घर इन तीनों काली बेटियों का जन्म हुआ है, प्रजा छिन्न भिन्न हो चुकी है। हाँ, राजा की ये काली बिटियां मगधीरा राजगढ़ पर ग्रहण की तरह छा गईं। आज इन बलाओं का जन्म वर्ष है। हर साल के समान अब की बार भी वो शिव दर्शन को आने को ही होंगी। आज उनका जन्मदिन मरण दिन में बदल देंगे। चलो। 18 साल का होते ही हिरण के द्वारा दिया कालेपन का श्राप कट गया। राजन, आपकी बेटियों का श्राप तो कट गया, मगर हमारे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, उसका क्या हल है? रानी संयोगिता, अपराजिता और सुकन्या, तुम तीनों की सुंदरता के साथ तुम्हारी जुबान भी जादुई हो गई है। उनसे तुम जो मांगोगे वो अस्तित्व में आ जाएगा। जी पिताश्री, अगर हम जादुई रानियां हैं तो इसी पलछिन इस राज्य के भूखों के खातिर भोजन मुहैया हो जाए। रानियों के जादुई जुबान का कथन पूरा होते ही एक तेजोमय चमक उन्हें घेर लेती है।
जिसके बाद 56 भोग से भरपूर भोजन भूखे लोगों के सामने आता है, जिसे देखकर बलवीर बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है, अरे ये तो कमाल हो गया। राजा की तीनों काली बेटियों की काया पलट होते ही ये सचमुच में जादुई हो चुकी हैं। राजा की 3 जादुई बेटियों की बदौलत पूरी प्रजा पेट भर कर खाना खाती है। जिसके बाद रानियां अपने पिता के साथ महल लौटती हैं। अगले दिन मगधीरा के महाराजा को प्रजा का प्रणाम। क्या बात है, आप सभी के चेहरे पे चिंता क्यों डूबी नजर आ रही है? महाराज, राज्य की पूरी धरती ऊसर बंजर हो गई है, साथ ही सभी पोखर सरोवर भी सूख चुके हैं। कुछ कीजिए महाराज। आप सभी चिंता मत कीजिए, राजा की जादुई बेटियों के रहते राज्य उजाड़ नहीं होगा। तीनों जादुई रानियां राजा और प्रजा के साथ राज्य के दौरे पर निकल पड़ती हैं और पोखर के पास खड़ी होकर एक ही शब्द स्वर से कहती हैं, हम तीनों रानी ये हुक्म देती हैं कि इसी पलछिन ये सूखा पोखर पानी से भर जाए। रानी के जादुई जुबान से निकले शब्द के अनुसार पोखर झरने पानी से भर जाते हैं। इसके बाद वह बंजर जमीन और बागान इत्यादि को भी अपने जादू से हरा भरा कर देती है। एक ओर खेतों में फसल लहलहा रहे थे तो वहीं बागों में फूल खिलखिला रहे थे, जिसे देखते प्रजा बोलती है, रानी, हम मूढ़ लोग माफी के काबिल नहीं। हमने आप तीनों की काली सूरत के कारण जो किया वो दंड के योग्य है। ऐसा ना कहो बलवीर, पिताश्री कहते हैं कि राजा के लिए प्रजा परिवार होती है, जो हुआ उसे भूल जाइए। आज मेरी जादुई बेटियों ने अपने राजा पिता का मान बढ़ाया है, इसलिए आज मैं महाराजा हरिश्चंद्र प्रजा के बीच ये घोषणा करता हूँ कि आज से इस राज्य की बागडोर मेरी तीनों जादुई बेटियों के हाथों में होगी। इस तरह कल तक राजा की तीनों काली बेटियों को जो लोग राज्य के अंधेर का कारण कहते हैं, आज उन्हीं जादुई बेटियों के बेहतर बदलाव को देखकर उनकी बड़ाई करते लोगों की जुबान नहीं थकती है। गांव वर्सेस शहर की चुड़ैल बहुए। रात का समय होता है, चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। इतनी शांत माहौल में एक निशा नाम की लड़की अपने कमरे में सो रही होती है। तभी अचानक से उसका कमरा कोई खोलता है। कमरे के अंदर एक औरत की काली परछाई दिखाई पड़ती है। बड़े आराम से सो रही है बहू रानी, आज तो मैं इसे हमेशा के लिए ही सुला दूंगी। जिस प्रकार मैंने अपनी पहली 2 बहू शीतल और रागिनी को चैन की नींद सुलाया था। ऐसा सोचते ही कामिनी एक तकिया उठाती है, जिसके बाद वो उस तकिए के सहारे से निशा को मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ 2 भयानक चुड़ैल पहुँच जाती हैं। एक शहर की मॉडर्न चुड़ैल तो दूसरी गांव की भोली चुड़ैल। बहुत चर्बी चढ़ गई है सासू माँ जी तुमको। आज हम तोहरी चर्बी उतारन के खातिर आई हूँ यहाँ। क्या बोलती हो रागिनी जिज्जी, लगा दे इसको आज ठिकाने। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस दिन का ही तो इंतजार था। अब इसको इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। वो दोनों भयानक चुड़ैल कामिनी की गर्दन अपने अपने हाथों से पकड़ लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों बहुत जोरों से हंसने लगती हैं। क्या बात है, आज इसकी गर्दन पकड़ के मुझे बहुत मजा आ रहा है। आखिरकार आज मैं अपनी और तुम्हारी मौत का बदला जो ले रही हूँ इससे। अरे जीजी, तनिक हमका भी थोड़ा हाथ साफ करने दो, नहीं तो हमको आज सुकून नहीं मिलेगा। दोनों चुड़ैल बहुए बारी बारी से अपनी मौत का बदला कामिनी से लेने लगती हैं। कुछ ही देर में वो दोनों चुड़ैल बहुए कामिनी को जान से मार देती हैं और खुद भी वहाँ से गायब हो जाती हैं। आखिर उन दोनों चुड़ैल बहुओं ने कामिनी को क्यों मारा, चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। चारों तरफ शादी का माहौल होता है। सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। एक मंडप में रागिनी, जो कि शहर की सबसे बड़ी मॉडर्न लड़की थी, वो अपने होने वाले पति विवेक के साथ मंडप में बैठी होती है। दूसरी तरफ पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उन दोनों की शादी संपन्न होते ही विवेक की माँ कामिनी अपनी बहू रागिनी और विवेक को वहाँ से अपने घर ले जाती हैं, जिसके बाद वो अपने कमरे में चैन की नींद सोने चली जाती हैं। अरे, मैंने विवेक के कमरे में दूध का गिलास तो भिजवाया ही नहीं। एक काम करती हूँ, शीतल को कह देती हूँ, वो लेकर चली जाएगी। अरे शीतल, ओ शीतल, कहाँ मर गई? अरे जल्दी यहाँ आ, मुझे तुझसे कोई काम है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी रात क्यों चिल्ला रही हो? अरे बहू, एक काम कर, एक गर्मा गर्म दूध का गिलास लेकर विवेक के कमरे में चली जा। ये सुनते ही शीतल की आंखों से आंसू आने लगते हैं। माँ जी, ये क्या कह रही हो आप? विवेक जी की सौतन के लिए मैं एक गिलास दूध लेकर जाऊं? तनिको तो हमारे बारे में सोचिए। अरे जैसा तुझे कहा है चुपचाप ऐसा ही कर, नहीं तो तुझे तेरे गाँव भिजवा दूंगी और अपनी शहर की बहू के साथ खुशी खुशी यहाँ रहूंगी। और हाँ, रागिनी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तू विवेक की पहली पत्नी है। अगर उसे इस बात की जरा भी भनक लगी
तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। कामिनी इस तरह अपनी बहू को हर बार ब्लैकमेल करते हुए सभी काम करवा लेती है। जैसे ही शीतल एक गिलास दूध विवेक के कमरे में लेकर जाती है, उसकी नजर रागिनी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वो रोने लगती है और दूध का गिलास विवेक को देकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये तो किस जन्म की सजा दे रहा है हमका। आखिर ऐसा क्या किया है हमने। शीतल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी सास उसके लिए उसकी एक सौतन लेकर आती है। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, लेकिन मरने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं। ये सब मुझे अपनी आंखों के सामने झेलना पड़ेगा। रागिनी मॉडर्न थी और हमेशा शीतल को देखकर उससे दूर भागती थी। पता नहीं इस गवार नौकरानी को क्यों रखा है यहाँ इस घर में। एक दिन रागिनी रसोई में आकर शीतल से कहती है, अरे ओ गाँव की गवार, एक काम कर, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दे, समझी। ये सुनते ही शीतल रोने लगती है और रोते हुए रागिनी से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नौकरानी कहने की। शीतल रागिनी को सब कुछ सच बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ कामिनी पहुँच जाती है और उसे कुछ कहने से रोक देती है। अरे क्या हो रहा है यहाँ, तुम दोनों की बातें ही खत्म नहीं हो रही है। वो माँ जी, मैं वो तो। अरे वो क्या लग बोल रही हो, अब बोल भी दे। मैं कौन सा तेरी जान निकाल रही हूँ जो तू मुझसे इतना डर रही है। शीतल कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रागिनी को बहुत अजीब लगता है। एक दिन रात के समय कामिनी अपने कमरे में आराम से सो रही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रागिनी दिन प्रतिदिन शीतल के नजदीक आने की कोशिश कर रही है। आज तो शीतल उसे सच बताने ही वाली थी। अगर दूसरी बार इसने सच को बता दिया तो मुझे पोता कैसे मिलेगा। खुद बांझ से तो पोता दिया नहीं गया और ये मेरी बहू रागिनी को भी पोता नहीं होने देगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर कामिनी शीतल के कमरे में जाती है और एक तकिया उठाकर उसका मुंह दबाने लगती है। देखते ही देखते दम घुटने की वजह से वो मर जाती है। लेकिन ये सब दरवाजे पर खड़ी हुई रागिनी देख लेती है। माँ जी, ये आपने क्या किया। आपने तो शीतल को जान से मार दिया। आपने ऐसा क्यों किया। कामिनी बहुत घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो शीतल को कमरे की दीवार से तलवार उठाकर मार देती है। हे भगवान, ये सब मैंने क्या कर दिया। मैंने तो अपनी दोनों बहुओं को ही मार दिया। अब मैं क्या करूं। कामिनी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रागिनी और शीतल दोनों ही भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं। ये सब क्या हो गया। क्या मैं सच में मर गई हूँ। मैं तो बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह दिख रही हूँ। जो सच मैं तुम्हें जीते जी नहीं बता पाई, वो सच मैं तुम्हें मरने के बाद बताती हूँ। हमारी सास बहुत ही लालची थी। उन्होंने तुम्हारी शादी विवेक से इसलिए करवाई थी ताकि तुम उन्हें एक पोता दे सको, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया। इस कामिनी की बच्ची ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद से शीतल और रागिनी दोनों मिलकर अपनी सास कामिनी को मारने का मौका ढूंढती रहती हैं। इसी बीच कामिनी अपने बेटे विवेक की शादी एक निशा नाम की लड़की से करवा देती है। निशा के आने के बाद रागिनी और शीतल की आत्मा निशा के अंदर घुसकर कामिनी को डराया करती थी। इस सब से परेशान होकर कामिनी एक दिन रात के समय खुद से कहती है, मेरी दोनों शहर वाली बहू और गांव वाली बहू ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब तो वो दोनों इस निशा के अंदर घुस गई है। आज मैं इस निशा को भी मार दूंगी, फिर देखती हूँ वो दोनों किसके अंदर घुस कर आएंगी। ऐसा सोचकर कामिनी निशा को मारने उसके कमरे में पहुंच जाती हैं। लेकिन निशा को बचाने के लिए रागिनी और शीतल दोनों कामिनी को मार देती हैं। आखिरकार हमने अपनी सास से अपनी मौत का बदला ले ही लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहती हो जीजी। अब तो हम सुकून से यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। उस दिन के बाद रागिनी और शीतल दोनों वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं और विवेक अपनी तीसरी पत्नी निशा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।